लेक्चर नंबर 2 रियल नंबर का, जिसमें आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद का टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन जो पहली बार क्लास नहीं बोलेंगे, कक्षा चतुर्थ में पढ़ाया जाता है, ठीक है? हाँ, चौथी क्लास में पढ़ाया जाता है, तो उसको 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि उनको इन लोग को नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है? तो एचसीएफ गुना एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, उससे बढ़िया हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अगर लिखेंगे तो हमारे बच्चे इतना अंग्रेजी समझ ही नहीं पा रहे, ठीक है? हाँ, क्या लिख दिया गया है? एचसीएफ गुना एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। खत्म, क्वेश्चन तैयार हो गया तुम्हारा पहला नंबर। अगर एचसीएफ दिया हुआ है और वही दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे? लिखेंगे एचसीएफ 18 और गुना एलसीएम मालूम नहीं, इज इक्वल्स टू 306 इंटू 1314। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए, वाह, इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलो दूसरा तरह से, हाँ, वो अगली रील्स जो चल रहा है तुम लोग के मोबाइल पे, वो देखा नहीं है? अगर जो भाई सर का क्लास छोड़ा, समझ गया, तो उसके बाद एक अक्षय खन्ना वाला रील्स आ रहा है। क्या आ रहा है? हाँ, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ा ही कसाईनुमा होता है, समझा? हाँ, चलो ये क्वेश्चन बना लो। यहाँ देखो, अभी ज्यादा फ्रेश है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो, ठीक है? फ्रेशनेस धीरे धीरे चला जाएगा 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद, तो उस टाइम पर मजाक कर लेना, ठीक है? गप सप उस टाइम करेगी, फ्रेशनेस देगा। अभी ये गप कर लेगी, अभी ये दिमाग में कचड़ा भर जाएगा, मैथ्स कहाँ जाएगा? एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम पूछा जा रहा है, तो सर जानते हैं 306 और 1314 का एलसीएम को निकालने आता है। हेलो, 306 और 1314 का एलसीएम निकालने आता है, ऐसे निकाल दें, मत करना ऐसे, ठीक है? हाँ, ये वाला तरीका मत अपना लेना। हम लोग जानते हैं इसके रिलेशन को, तो एचसीएफ क्यों दिया हुआ होता? डायरेक्ट अगर निकलवाना होता तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर एचसीएफ 2 नंबर्स का दिया हुआ है, उसी का अगर एलसीएम पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे जी? तो ये लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 18 इंटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर कितना है भाई? 306, सेकेंड नंबर 1314, दोनों बीच में मल्टीप्लाई, ये 18 इधर जाकर के डिवाइड में। एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 इंटू 1314 अपॉन 18। देखो तो 18 से शायद ये कट जाएगा, हमको ऐसा फील आ रहा है। 18 एकम 18, 126, 26 से, हाँ कट रहा है, क्या बात करता है? 18 एकम 18, यहाँ 12 बचा 6, 18 सते 26, 126, 17 बार में। एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 17 को बस 1314 से गुना कर देना होगा। 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, हम काल करें जी 1314, बाकी तुम लोग अपना संभाल लो। चलो अगला देखते हैं। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 65 एंड 104 इज 13, मतलब एचसीएफ इन दोनों नंबर का क्या दिया हुआ है? 13। इफ एलसीएम ऑफ 65 एंड 104 इज 40x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसी के जैसा क्वेश्चन है, इस बार फिर से एलसीएम निकालेंगे, लेकिन एलसीएम को किसके बराबर करेंगे? 40x के बराबर करेंगे, और वहां से x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? बस यहां पर अब आएंगे, इधर बना लो, वहां से समझने वाला पार्ट है। वो हम नहीं बोलेंगे कि 4 क्लास का क्वेश्चन है, ये बताएंगे हम 5 क्लास का है, ठीक है? हाँ, 5, 6 में ये सब क्वेश्चन रहता है।
चलो यहां बन गया जी HCF ऑफ टू नंबर्स 65 एंड 104 इज 13। तो फिर से लगा देते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 65 इंटू, अच्छा HCF कितना दिया हुआ है 13 और LCM कितना दिया हुआ है 40x इज इक्वल्स टू 65 इंटू 104, 13 पचे 65, 5 अठी 40, x बराबर 104 बटा 8, 8 एकम 8, 8 तिया 24, x का वैल्यू क्या आ गया था, लवली बनाई है। चलो यहां देखो ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249, शांत शांत पीयूष, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 7, मतलब बोल रहा है वो बड़ा से बड़ा नंबर खोजो जो कि 281 को भी डिवाइड कर दे और 1249 को भी डिवाइड कर दे, लेकिन रिमाइंडर कितना बचे 5 और 7। अच्छा एक नंबर हम चूज करते हैं, एक नंबर चूज करते हैं, मानो 27, ठीक है, और एक नंबर चूज करते हैं 28, ठीक है, और दोनों को एक नंबर से डिवाइड करने वाले हैं, सेम नंबर से, दोनों को किससे डिवाइड करने वाले हैं सेम नंबर से। चलो 6 से डिवाइड लगाते हैं, ठीक है, कितना बार में लगेगा जी 6 चौके 24, कितना बच रहा है रिमाइंडर, कितना बच रहा है रिमाइंडर 3, 6 से यहां भी डिवाइड लगाते हैं, 6 चौके 24, यहां कितना रिमाइंडर बच रहा है 4। अब इसी को देखो क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 27 एंड 28 लिविंग रिमाइंडर्स 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब इसको उल्टा तरीके से सोचो, अगर 3 रिमाइंडर देना चाहता है और यहां 4 रिमाइंडर देना चाहता है, तो अगर रिमाइंडर कोई हम घटा दे जो नंबर दिया हो उससे, 27 में से किसको घटा दे 3 को, अगर जो घटा दे तो कितना आ जाएगा 24, फिर तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा 6। अच्छा यहां 28 में जो 4 रिमाइंडर बच रहा था 4 को ही ले जाकर के घटा दे तो पूरा पूरा कटने लग जाएगा कि नहीं, कटने लग जाएगा, है कि नहीं। अगर यहां पर सीधा क्या रहता 4 घट के आ जाता और ये भी क्या हो जाता 4 घट के आ जाता, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाता जी 24 और ये भी क्या हो चुका होता 24, या फिर कुछ बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, घट करके सेम आ जाएगा, तुम्हारे दिमाग में कुछ और बनने लग जाएगा। 6 से डिवाइड हम लोग लगा देते हैं 42 को, 44 को, ठीक है, 6 सते 42, कितना रिमाइंडर बच रहा 2। अगर इस 2 को 44 से शुरुआत में हम घटा दें तो कितना बच जाएगा ये 42, और यहां 3 को डिवाइड कर देंगे घटा देंगे, कितना हो जाएगा 24। तो अगर 24 और 42 2 को घटा देंगे यहां पर तो कितना मिल जाएगा 42। 24 और 42 का ग्रेटेस्ट नंबर खोजना है, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब HCF, जहां कहीं भी ये ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हुआ रहे, मैक्सिमम नंबर लिखा हुआ रहे, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, मतलब कि इससे ये तुमको पता चल जाए कि ये ज्यादा से ज्यादा के बारे में बात कर रहा है, तो वहां पर हम लोग HCF यूज करते हैं, वहां पर क्या यूज करेंगे HCF यूज करेंगे। तो 24 और 42 का HCF अगर तुम निकालने के लिए जाओगे तो कितना HCF मिल जाएगा तुमको 6, मतलब 6 ही वो नंबर था जो 27 को डिवाइड लगाने पर 3 रिमाइंडर दे रहा था, और 6 ही वो नंबर है जो 44 को डिवाइड कर रहा था तो 2 रिमाइंडर दे रहा था, ठीक है। इसीलिए जो रिमाइंडर दिया हुआ रहता है ना उसको हम पहले ही माइनस कर देते हैं, जो रिमाइंडर दिया हुआ रहता है उसको हम पहले ही क्या कर देते हैं माइनस। अगर माइनस कर दिए तो रिमाइंडर फिर बचेगा, फिर तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो उसके बाद तो HCF हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि फिर से समझना चाहते हो? फिर से देखो, जैसे 2 नंबर हम सेलेक्ट किए, एक नंबर 44 लिए, एक नंबर क्या लिए 44 और एक 24 एंड 44 लिविंग रिमाइंडर्स 3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हम जानबूझ करके ये कर रहे हैं, दोनों का HCF जो है ना 6 से अगर हम डिवाइड लगाएंगे, 24 था 26 था 26, 6 चौके 24, कितना रिमाइंडर बच रहा है 2। अच्छा यहां उसी नंबर को 6 से अगर डिवाइड लगाया जाए, 6 सते
42 तत् क्या था रे 3, यहाँ 2। तो जब यहाँ पर 44 को 6 से डिवाइड लगाया जा रहा है तब कितना रिमाइंडर आ रहा है 2, और जब 27 को सेम नंबर से डिवाइड लगाया जा रहा है तब रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। अगर ये 3 रिमाइंडर नहीं बचाना है हमको, 3 रिमाइंडर नहीं बचाना है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड करवा देना है। क्या करना है? पूरा पूरा डिवाइड। तो ये 3 रिमाइंडर अगर माइनस कर दे 27 में से 3 तो कितना आ जाएगा 24, और यहाँ 2 माइनस करवा दे तो कितना आ जाएगा 42। तो क्या 42 को और 24 को सेम नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। इसीलिए जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग नंबर्स में माइनस कर दिया करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली डिवाइड होने लग जाता है। समझ आ रहा है? तो जब भी दे ऐसा क्वेश्चन कि लिविंग रिमाइंडर इतना एंड इतना, या फिर 2 नंबर दिया तो 2 रिमाइंडर दिया, देखो 2 नंबर दिया है यहाँ पे, कौन कौन 281 और 1249, तो 5 और 7 2 अलग अलग रिमाइंडर दिया। कभी कभार 3 नंबर देता है, देखो 1 2 3, तो 3 को रिमाइंडर दिया। अच्छा, कभी कभी 2 नंबर या 3 नंबर देगा लेकिन रिमाइंडर एक ही देगा, बोलेगा लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, या लिविंग रिमाइंडर 2 इन ईच केस, लिविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ईच केस मतलब हर केस में वही रिमाइंडर बच रहा है, मतलब सब हर बार 7 7 घटा दो, नहीं तो फिर इसका एक और तरीका है बनाने का, वैसा क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे, ठीक है। यहां पे आते हैं पहले, तो क्या यहां पे सबसे पहले 281 को 5 से माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे 281 को लिखेंगे नंबर्स आर, क्या है 281 में क्या माइनस कर देंगे 5, और 1249 में किसको माइनस कर देंगे 7। अगर ऐसा करते हैं तो क्या अब रिमाइंडर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा जी 0, और अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है यानी कि अब पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसको 5 से माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 1 घट गया 80, 80 में से 4 गया 276, और ये 7 माइनस किए तो 1242। अब क्या बोल रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसलिए अब लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है तो HCF ऑफ 276, 1242। और इसका HCF तुम कैसे निकालोगे? इतना बड़ा बड़ा नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, उससे बढ़िया हम लोग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है उससे कर लो, डिवीजन मेथड से करना है तो उससे कर लो। तो क्या करेंगे 276 और 1242। देखो जिसको दिक्कत होता है ऐसा वाला डिवाइड में वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग को हम जानते हैं ऐसा डिवाइड पे 276 आ गया सर, यहाँ 12 का टेबल तो आ नहीं रहा है, 276 कहाँ से लगा देंगे, होता है ना सब। फिर भी 5 बार पढ़ेंगे तो 7 पचे 35, 3 बच गया, 5 दूनी 10, 10 3 13, 12 से बड़ा चला जा रहा है, 5 बार ना पढ़ के 4 बार लगा देंगे, ठीक है। 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 7 चौक 28 2 30 के 0 बाकी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, घट गया 8 बार में। यहाँ क्या आ गया 3, और यहाँ आ गया 1। अब क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, डिवाइड नहीं कर रहे हैं। 138 जो रिमाइंडर बचा उसको यहीं रहने देंगे, 276 को यहाँ उतार देंगे। HCF आता है ना जी, चलो 138 को शायद कितना 2 बार में लगाना है तो आ जाएगा, हाँ 38 दूनी 76 होता है। अब बोलो कि सर 38 का टेबल कैसे याद कर, 276 क्या पूरा पूरा डिवाइड कर दिया? कौन डिवाइड किया जी 138, तो यही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा 138। अब देखो इसको अगर तुम वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई कर सकते हो। देखो वेरीफाई करते हैं, जरूरत नहीं है, बस तुमको समझने के लिए। अगर 138 को डिवाइड लगवाओ 281 से, और 138 को डिवाइड लगवाओ 1249 से, डिवाइड लगवाओगे ना तो यहां पर तुम्हारा रिमाइंडर 5 बचेगा और यहां पर तुम्हारा रिमाइंडर 7 बचेगा। यही 5 को जब इसमें घटा दिए तो कितना आ गया 276, और 276 आया तो 138 डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। इसको जब 7 से घटाएंगे तो 1242, अब 1242 138 को डायरेक्ट डिवाइड कर सकता है। समझ में आया है? चलिए तो ये बन जाएगा। चलो बनाओ, तब तक हम आगे क्वेश्चन लिख देते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या क्या था जी? हेलो, पिछला क्वेश्चन क्या क्या था? 3 नंबर था ना? कितना कितना था? हाँ 572। अच्छा, इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा था? हाँ 4 5 6
कितना आ गया यहाँ पे 441, 567, कितना है बताओ, हमने जोड़ घटा रहे हैं 693, ये ठीक है, 567 ठीक है। अच्छा पहले इसका जब HCF निकालने के लिए निकले, हेलो, इसका जब HCF निकालने के लिए निकले तो कितना आ गया 63, और मैक्सिमम बच्चों कॉपी में क्या देख लिए कि यहीं पर आंसर खत्म कर दिया। अरे भैया 693 का फिर क्या कर रहे हो आप, है ना, फिर 63 के साथ 693 का भी HCF निकालने के लिए निकलो, जो इन दोनों का HCF आया उसका HCF 693 के साथ निकालो। तो यहां पर ये देख रहे हैं कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 63 HCF हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि कुछ रिमाइंडर बचने लग जाता, एक बार और डिवाइड लगता, हो सकता है कुछ इससे छोटा भी HCF मिल सकता था, इसलिए हम लोग चेक करेंगे डिवाइड। चलिए अगला, आगे में क्या है, हेलो, अब यहां पर सुनो एक ट्रिक, जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, लीस्ट, ये सब से पता चलता है कि कम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर तो हम लोग क्या लगा देते हैं, LCM, लीस्ट, मिनिमम, ये लोएस्ट, ये सब जब लिखा हुआ रहता है, मिनिमम, ये 3-4 चीज लिखा हुआ रहता है, तो वहां से तो हम लोग LCM नहीं लगा देते हैं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अब सुन लो, जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आइटम लिखा हुआ रहे, क्या लिखा हुआ रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम लिखा हो रहा है, वहां से LCM समझ जाना, वहां से क्या समझ जाना, LCM। ऐसे भी ये बोल रहा है कि कौन सा टाइम में ये दोनों साथ में बजेगा। अब तुम सोचो, कम से कम टाइम के बारे में बात कर रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम के बारे में बात कर रहा होगा, ज्यादा ज्यादा नहीं, कम से कम टाइम के बारे में बात कर रहा होगा। जैसे कि अभी एक बेल बजा, ठीक है, अब हर बेल, पहला बेल बजा, मानो सब बेल कितना बजे, कुछ दिया है टाइम, नहीं बजा, पहला बेल जो है वो 10 बजे बजा होगा, ये तीनों बेल एक साथ, पहला बार तीनों बेल एक साथ 10 बजे सुबह में बजा होगा, तो ये वाला बेल जो है 10:09 पे अगला बजेगा, ये कितना बजे बजेगा जी, 10:12 में, और फिर ये कितना बजेगा 10:15 में, ये फिर 9 मिनट के बाद बजेगा, मतलब 10:18, 9 3 18, 9 तिया 27, 9 चौके 9 बचे, 9 छक 54, 9 सौ 63, 9 दाएं के 90, 9 सौ 33, 9 8 72, 9 9 81, 9 दाएं के 90। अच्छा ये 10 बज के ऐसे ऐसे बचा, अच्छा 10:54 के बाद 10:63 होगा, नहीं, 11 बज के कितना हो जाएगा 3 मिनट, और उसके बाद फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ तक, इसके बाद ये 63 मिनट थोड़ी होता है, ठीक है। अच्छा 10:12, फिर 10:24, 12 तिया 36, 12 चौक 12 बचे 60, मतलब 11 बज चुका है ना, फिर ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो पहला बार बेल बजेगा तो वो कम से कम टाइम में कोई ऐसा टाइम होगा कि तीनों में सेम से मिल जाएगा, हो सकता है ये भी 11:10 में बजा होगा, ये भी 11:10 बजा होगा, ये भी 11:10 में बजा होगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब कि वो कम से कम टाइम में दोनों कब साथ में बज जाएगा, ये पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। नहीं तो ज्यादा टाइम पूछेगा तो हमको थोड़ी पता है कि कब तक ये बेल बजेगा, जब तक इसके अंदर बैटरी रहेगा तब तक बजते रहेगा, है कि नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या निकाल सकते हैं इसमें, नहीं, कम से कम टाइम निकाल सकते हैं। और कम से कम टाइम का बोध मतलब कम बोल रहे हैं, लीस्ट बोल रहे हैं या मिनिमम बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, LCM निकलेगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग LCM निकालते हैं। तो क्या रहेगा, बेल रह जाए, क्लॉक रह जाए, रिंग रह जाए, ट्रैफिक लाइट रह जाए क्वेश्चन में, तो वहां से क्या निकाल देना हम लोग को, LCM निकाल देना। क्लियर है, चलिए LCM निकाल दीजिए। तो यहां पर सीधा लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल्स टू LCM ऑफ 9 12 एंड 15, 9 12 एंड 15, 9 12 15 का LCM निकाल लिया जा भाई। 2 से डिवाइड करेंगे पहले, नहीं 2 से कब डिवाइड करेंगे, जब कम से कम 2 नंबर रहेगा, एक नंबर डिवाइड हो रहा बस यहाँ पे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे, अब डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा, तो LCM क्या हो गया 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, LCM कितना आ गया 180। मतलब
180 मिनट बाद 180 मिनट बाद तीनों बेल साथ में बज जाएगा। ठीक है, अगर बोल दिया जाता ना कि 10 बजे तीनों बेल साथ में बजा था, तो अगला बार तीनों बेल साथ में कब बजेगा? तो 180 मिनट में कितना घंटा होता है? 3 घंटा। तो 10 बजे में 3 घंटा जोड़ देते, मतलब कितना हो जाता? 1। मतलब 1 बजे तीनों बेल साथ में बज जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम नहीं दिया कि तीनों साथ में बज कब रहा है, बस ये बोल दिया ऐसा ऐसा बजते जा रहा है। तो हम लोग सीधा यहां पर क्या लिख देंगे कि आफ्टर 180 मिनट्स दे विल स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर। आफ्टर 180 मिनट्स दे विल स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर। ठीक है, यहां बात है। अगला क्वेश्चन हमको लगता है बन जाएगा। इस बार तीनों कब बजा साथ में? 2 ही है क्या? 2 ही है। और दोनों कब बजा साथ में? 12 बजे। अब बोलता है कि 20-20 मिनट पर बजेगा और ये 25-25 मिनट पे बजेगा। सोचो 20 मिनट, 20 दूनी 40, 20 60, 20 चौक 80, 20 पचे 100, 20 छक 120, ऐसे बढ़ते जा। ये 25 का पढ़ो टेबल, 25 से कम 25, 25 50, 25 से 50, 25 चौके 100। इसका टेबल में 100 आ गया, इसका टेबल में भी 100 आ गया। इसका क्या मतलब है कि पहला बार कब दोनों साथ में बजेगा? 100 मिनट बाद। और 100 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा 40 मिनट। मतलब 12 बजे के बाद 1 घंटा क्या हो जाएगा? 1 बजे, और 1:40 पे दोनों साथ में फिर से बज जाएगा। समझे क्या बात चल रहा है? बस वही। चल बना। उगला क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर है ये वाला समझ लो, और यहां से फिर जो कॉन्सेप्ट यहां लगा वही कॉन्सेप्ट वहां पे लगा दो। जैसे कि उसका टाइम जो है ना, हम 9 का टेबल पढ़ जाएं, 12 का टेबल पढ़ते रहें, 15 का टेबल पढ़ते रहें, कब तीनों बार सेम नंबर तीनों में मिल गया होगा। तो जब 9 का टेबल 20 बार पढ़ेंगे तब 180 मिलेगा, 12 का टेबल 15 बार पढ़ेंगे तब 180 मिलेगा, 15 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे तब 180 मिलेगा। तीनों में 180 आ गया है ना। अच्छा, तीनों में और भी साथ साथ मिलेगा, जैसे 180 मिला जी, अगला तीनों 360 पे मिलेगा। मतलब हर 180 मिनट पर बार बार बजेगा सेम टाइम, मतलब कि एक ही साथ। समझ पा रहे हो? वैसे ही यहां पर देखो 20-20 मिनट के अंतराल पे बजते रहेगा, ये 25-25 मिनट के अंतराल पे घंटी बजते रहेगा। अच्छा, पहला एगो स्कूल, दोनों स्कूल ऐसे ऐसे, इधर एक स्कूल है और एक इधर स्कूल है। एगो का बेल बजा 8 बजे, लेकिन उसका हर पीरियड 20 मिनट का है, ऐसा समझ लो। और एगो का हर पीरियड 25 मिनट का। पहला बेल उसका बजा 8 बजे, 8:20, उधर बजा 5 मिनट बाद 8:25 मिनट। बच्चा जैसे घर क्लास में बैठल रहता है ना, तो वेट करते रहता है, उगला क्लास का बेल बजेगा, 5 मिनट बाद अपना भी बच जाता है, ऐसा। ठीक है, 8:20, 8:25। अच्छा, ये अगला बेल 8:40 में बजेगा, लेकिन ये अगला बेल 8:50 में। 25 के बाद 25 मिनट और जोड़ेगी ना, 8:50। ये बेल 8:40 के बाद 20 मिनट बाद क्या हो जाएगा? 9 बजे। और ये 8:50 के बाद 25 मिनट और जोड़ो तो 9:15। 9:15। अच्छा, इधर 9 बजा, इधर 9:15 हो चुका है। अब अगला बेल कब बजेगा? 9:20, और ये 9:15 के बाद 25 मिनट और जोड़ो, 9:40 मिनट। 9:40 मिनट। और ये बेल 9:20 के बाद 20 मिनट और जोड़ो, 9:40 मिनट। बजा सेम टाइम पे दोनों। कितना देर बाद? 8 बजे शुरू हुआ था, 9:40। 8 बजे शुरू हुआ था, 9:40। लेकिन जिसमें 20-20 मिनट का बेल था उसमें एक पीरियड ज्यादा हो गया होगा अब तक पढ़ाई, और जिसमें 25-25 मिनट का बेल था उसमें एक पीरियड पढ़ाई कम हुआ होगा। समझ पाए हो? बस वही क्वेश्चन है, इसको बना लो। देखो ट्रैफिक लाइट भी लगा दिया यहाँ पे। चल क्वेश्चन उसका, चलो यहां देखते हैं। 2 alarm clocks, hello, 2 alarm clocks ring their alarms at regular interval of 20 minutes and 25 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again together next time? तो ये कम से कम टाइम कब कितना होगा कि दोनों साथ में फिर से बज जाए। यानी कि क्या पूछा जा रहा है हम लोगों को? एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे किसका? 20 और 25 का। 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी? 100। 100 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 आवर
40 मिनट। तो 12 बजे के बाद 1 आवर 40 मिनट कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 1:40 PM। 1:40 PM। समझ गए? अगला क्वेश्चन पे आ जाएं, ट्रैफिक लाइट पे। ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड and 108 second respectively. Okay. If they change simultaneously at 7 AM, at what time will they change together next? तो दोनों साथ में कब चेंज होगा? ठीक है, ऐसा होता है ना कि सुबह में एक बार ऐसा हुआ कि 7 बजे तीनों जो रोड क्रॉसिंग एक जगह जहां मिलता है चौराहा पे, तो इधर का रोड पे भी ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है, इधर का रोड पे भी ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है, उधर का रोड पे भी ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है। ठीक है, सबका रोड पे ट्रैफिक लाइट लगा हुआ रहता है और जिस हिसाब से लाल बत्ती जल रहा है वो हिसाब से रोड जो है ओपन होता है। समझ गए? अब एक रोड पर हर 48 सेकेंड्स में एक रोड का ट्रैफिक लाइट चेंज होता है, मतलब रेड हो जाएगा, फिर 48 सेकेंड रोड खुला, ठीक है, फिर 48 सेकेंड के लिए या 30 सेकेंड के लिए रेड हुआ, ऐसा इसके अंदर चलेगा। 72 सेकेंड्स पे रेड होगा, यहाँ 108 सेकेंड्स पे रेड होगा। तो कब दोबारा सेम टाइम पे रेड हो जाए या फिर कब दोबारा सेम टाइम पे ओपन हो जाए, इस क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है। मतलब फिर से मिनिमम क्या टाइम होगा कि दोनों साथ में, क्या बोल रहे हैं, दोनों साथ में टाइमिंग अपना चेंज शेयर करेगा। मतलब अगर जो तीनों ट्रैफिक लाइट 7 बजे सेम टाइम पे ओपन हुआ था तो अब तीनों ऐसा सेम टाइम पे कब होगा? ठीक है, तो फिर से यहां पर क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारे लिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन में हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम लगा देते हैं। अगर 48, 72 और 108 सेकेंड्स का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा? एलसीएम लिए 432। 432 ये 216 नहीं, 216 से नहीं कटता है। अच्छा, 400 कितना है? 32। मतलब कितना सेकंड हुआ जी? 432 सेकंड में 60 से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, 432 सेकंड, 432 को 60 से डिवाइड लगा दो तो पॉइंट में मत लाना, हाँ पॉइंट में मत लाना। 6 चौके 6 सते 42, 420 कितना आ रहा है? 12। अब यहां सुनो, 60 से जब डिवाइड लगा रहे थे तो क्या ये मिनट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? 60 से डिवाइड लगा करके, तो यहां पर जो डिवाइड लग करके आया वो क्या है? मिनट है, और यहां पर जो है वो सेकंड है। मतलब कि क्या आंसर आ गया? 7 मिनट 12 सेकंड। हाँ, पॉइंट में लगाने के लिए आदत होगा तुम लोगों को, डिवाइड करना है तो पूरा का पूरा पॉइंट में ले आए, पॉइंट में आंसर नहीं लाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे कि अगर 7 बजे पहले दोनों साथ में शुरू हुआ था तो अगला कितना बजे होगा जी? 7:07 ऐसे 7:07 AM। चलिए, मतलब हर 7 मिनट पे, हर 7 मिनट 12 सेकंड पे दोनों साथ में ओपन होता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया जाए। चलो इधर देखो, अब बहुत तुम लोग के भरोसे रह लिए। A school has invited 42 maths teachers, 56 physics teachers and 70 chemistry teachers to attend a science workshop. Find the minimum number of tables required. कम से कम कितना टेबल लगेगा? कम से कम कितना टेबल लगेगा? उसके आगे का छोड़ दो। If same number of teachers are seated at a table and each table is occupied by a teacher of the same subject, ये जानबूझ करके ऐसा लिखता है ताकि तुम लोग जो आंसर बना वो सटीक आए। ठीक है, तो अगर इसके बाद जो लिखा हुआ है ये हम ना भी पढ़ें, ठीक है, लिखना जरूरी है, क्वेश्चन वालों के लिए ये जरूरी है लिखना, समझ गए? ये नहीं भी अगर जो पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को क्या देखना है? क्या पूछ रहा है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल। क्या देखना है? अच्छा, अभी बताए थे मिनिमम मतलब क्या होता है जी? एलसीएम। क्या बताए थे? एलसीएम। और यहां जहां एलसीएम निकाले तो फिर कहानी खत्म। अब सुनो क्यों। मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स पूछ रहा है। अच्छा, टेबल कम से कम है, मतलब हर टेबल पे टीचर्स तो ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे,
नहीं समझ रहे हो? हमारे पास 5 ही टेबल है अब 20 लोग आए हुए हैं। नहीं, हमारे पास 5 ही टेबल है और 50 लोग आए हुए हैं। हर टेबल पे 10-10 लोग, कम से कम टेबल है हमारे पास। अगर यही हमारे पास 8 या 10 टेबल चल रहा, कितना टेबल रहता? 10 टेबल। टेबल ज्यादा हो गया तो टीचर्स हर टेबल पे कम कम बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? तो यहां पर कितना टेबल, क्या बोल रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ टेबल। क्या बोल रहा है? ये मिनिमम जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तुमको क्या सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा कितना टीचर एक ही टेबल पे बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना टीचर एक ही टेबल पे बैठेंगे। हमारे पास क्वेश्चन पे नंबर्स जो दिए हुए वो किसके लिए दिया हुआ है? टीचर्स के लिए। तो हम ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट, जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ग्रेटेस्ट के जगह पे हम लोग HCF लगाते हैं, स्मॉलेस्ट के जगह पे LCM लगाते हैं, वो यहाँ टीचर्स रहता तो मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स रहता। अगर जो मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स अगर जो रहता तो हम लोग LCM लगा देते, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स रहता तो HCF लगा देते। लेकिन क्या यहाँ पे टीचर्स लिखा? हमारे पास डेटा किसका दिया हुआ था? टीचर्स का। पूछ क्या रहा है? टेबल्स के बारे में। मतलब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है तो हम लोग भी उल्टा कर देते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स बोल रहा था तो समझेंगे कि कम से कम टेबल पे बिठाना है। मतलब कम टेबल है तो ज्यादा टीचर हर टेबल पे बैठेंगे। मतलब ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है? ज्यादा से ज्यादा टीचर्स हर टेबल पे कितना बैठेंगे। तो ज्यादा पूछेगा तो क्या लगाएंगे? HCF। तो यहां पे लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीचर्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीचर्स ऑन ईच टेबल। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स क्या लिखेंगे जी? मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स ऑन ईच टेबल बराबर क्या लगा देंगे? HCF ऑफ 42, 56 और 70। HCF कितना आ जाएगा? तो HCF निकालोगे 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 तिया 6 सते 42, 56 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 56, 70 का 14 पचे 70 होता है, 2 पचे 10 सते 70। ठीक है, क्या सब में 2 कॉमन दिख रहा है? HCF में तो ऐसे ना लगाते हैं। और सब में क्या दिख रहा है जी? 7। तो HCF क्या हो गया? HCF क्या हो गया? 2 इंटू 7, 14। कितना HCF आ गया? 14। मतलब कि हर टेबल पे कितना टीचर्स बैठेंगे? 14 टीचर्स बैठेंगे। सेम सब्जेक्ट के बैठेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के नहीं। तो अब टोटल मैथ का टीचर कितना है? 42। तो कितना टेबल लगेगा हमसे ये पूछ रहा है ना, कितना टेबल लगेगा हमसे ये पूछा है। क्या हमसे टीचर्स पूछा कि हर टेबल पे कितना बैठेंगे? नहीं, बोला ये मिनिमम नंबर ऑफ टेबल कितना लगेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल लगने का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स ऑन ईच टेबल। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, अब तुम ही सोचो 42 गो मैथ के टीचर हैं तो कितना टेबल मैथ का टीचर का हो जाएगा? 14 तिया 42, 3 टेबल होगा प्लस कितना टीचर है फिजिक्स के? 56। तो 4 टेबल फिजिक्स के टीचर के लिए हो गया। अब कितना टीचर हो गया केमिस्ट्री के लिए? 70। तो 5 टेबल हो गया केमिस्ट्री के टीचर्स के लिए। समझ गए? अच्छा, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली ये भी नहीं पूछ सकता यहाँ पे कि हाउ मेनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फिजिक्स टीचर, हाउ मेनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द केमिस्ट्री टीचर्स, या हाउ मेनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैथ्स टीचर्स। ऐसे अलग करके भी पूछा जा सकता है। 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पचे 70, 5 4 9 3 12। सो कितना टेबल चाहिए था? 12 टेबल चाहिए था। एक और इसमें देखो ट्रिक आता है कि अगर तुमको लग रहा है डेटा से बड़ा आंसर आएगा, डेटा से बड़ा आंसर आएगा तो LCM लगाओ, और अगर तुमको लगता है डेटा से छोटा आंसर आएगा तो HCF लगाओ। मिनिमम और मैक्सिमम रहे चाहे ना रहे, क्या लिखवाए हैं? हाँ, लिखवा देते हैं लास्ट में। डेटा से अगर जो डेटा नंबर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर तुमको लग रहा है उससे ज्यादा आंसर आ सकता है हमारा, तो उसके वजह से हम लोग क्या लगा देंगे? LCM। और जो नंबर दिया हुआ अगर तुमको लग रहा है उससे कम आंसर आएगा तो क्या लगाएंगे? HCF। याद रहेगा ये सब? ठीक है, ये बनाओ। जैसे अभी कुछ देर पहले बेल वगैरह का था, देख रहे हो 6 मिनट 8 मिनट 10 मिनट, तो दोनों बजेगा जब साथ में, तो तुमको नहीं लगा कि ज्यादा टाइम लग जाएगा? हेलो, इधर इधर
तुमको अभी जब बेल का क्वेश्चन था तो 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, किसी का 12 मिनट, ऐसे तो नहीं लग रहा है जब 7-7 बजेगा तो टाइम ऐसे से करके ज्यादा ज्यादा जाते जाएगा? ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो 6 मिनट 8 मिनट से ज्यादा ही आंसर आना चाहिए था। अगर ज्यादा आंसर आ रहा है इसका क्या मतलब है? एलसीएम लगा देंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब जो गिवन नंबर्स हैं, जो गिवन डेटा है ऐसे क्वेश्चंस में तुमको लग रहा है उससे ज्यादा बड़ा आंसर आने वाला है तो क्या लगाएंगे? एलसीएम। और जो भी गिवन डेटा उससे अगर जो कम आंसर आने वाला है या कम छोटा वैल्यू आने वाला है तो क्या लगा देंगे? एचसीएफ। और भी था इसमें, मिनिमम है तो एलसीएम, मैक्सिमम है तो एचसीएफ, मिनिमम ये लीस्ट है तो एलसीएम, लार्जेस्ट है तो एचसीएफ। ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन उसमें ये वाला देखो फेल कर गया लीस्ट लार्जेस्ट वाला में। तो यहां से थोड़ा ये भी समझना है कि दिया हुआ डेटा था नंबर ऑफ टीचर्स का और निकालना था नंबर ऑफ टेबल्स। तो ऐसा क्वेश्चन में उल्टा कर देंगे, मैक्सिमम पूछेगा तो मिनिमम सोच के, मिनिमम पूछेगा तो मैक्सिमम सोच करके। ठीक है। और एक चीज क्या बता दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान हो, रेडियो हो जाए, तुम्हारा बेल हो जाए, ट्रैफिक लाइट हो जाए, क्लॉक हो जाए, तो ये सब का क्वेश्चन में क्या लगाते हैं हम लोग? एलसीएम लगाते हैं। क्लियर हो गया? बस इतने मिनट में डन हो जाता है पूरा पूरा। ये बना लो। चल चल इधर इधर देखो। आ रहे हम घूम के, इसको इसको देखते हैं अब। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव। सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट ले रही है और इधर रवि एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट। अच्छा, ये दूसरा राउंड 36 मिनट पे पहुंचेगी, तीसरा राउंड 72 मिनट पे कंप्लीट होगा। यही अगर जो रवि के बारे में बात किया जाए तो रवि दूसरा राउंड 24 मिनट पे कंप्लीट कर चुका होगा, तीसरा राउंड 36 मिनट पे कंप्लीट कर चुका होगा। क्या दोनों में ऐसा कुछ नंबर से मिला? 36। सो 36 इज द एलसीएम। ठीक है, और 36 ही आंसर होगा कि दोनों पहला बार कितना मिनट बाद मिलेगा। तो ऐसे इसीलिए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। ऐसे थोड़ी लिखेंगे वहां पे, यहां पर क्या लिखेंगे? एलसीएम। क्या बोलते हैं? एक नंबर में भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, नहीं तो फिर 2 नंबर में। 3 नंबर वाला क्वेश्चन ये है। ठीक है, यहाँ जैसे ही कुछ क्वेश्चन आ जाता है ना, बेल रिंग, तो ये सब 2 नंबर में भी जा सकता है, नहीं तो फिर 3 नंबर में भी जा सकता है। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में भी जा सकता है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन जब पूछता है ना तो कभी कभी और लगा करके भी दिया करेगा। ठीक है, कि √3 इरेशनल प्रूफ करो, √2 इरेशनल प्रूफ करो। ठीक है, या फिर रूट वाला, दोनों रूट वाला ही दे देगा, नहीं तो फिर एक ऐसा और एक रूट वाला दे देगा। तो यहां पर क्या समझ में आया है कि एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकाल देंगे 12 और 18 का क्या आ जाएगा? 36। तो लास्ट में क्या लिख देंगे? दे विल मीट आफ्टर 30 मिनट्स अगेन। खत्म हो गया। चलिए इधर आते हैं। इसको बनाए हो कि नहीं बनाए हो? कितना आंसर आया? 19। 420 काजू बर्फी और 150 बादाम बर्फी है, और he wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the at least area of the tray। क्या बोल रहा है? least area of the tray लेगा। तो how many these can be placed in each, आगे बाद में। क्या यहां से ये समझ में आ रहा है? लीस्ट बोल रहा है, और लीस्ट बोल रहा है तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ। लीस्ट बोलता है तो निकालते तो एलसीएम है, लेकिन ये समझो यहां क्या पूछ दिया? लीस्ट एरिया। क्या ऐसा बोला? लीस्ट बर्फी? लीस्ट बर्फी नहीं बोल रहा है, क्या लीस्ट एरिया। अच्छा, कम एरिया लगेगा, मतलब कम जगह में ज्यादा बर्फी यूज करना है। ज्यादा बर्फी मतलब ज्यादा बड़ा बड़ा ऊपर ऊपर ढेरी लगाएंगे। अरे इतना ही चौड़ा ट्रे है और इतना चौड़ा ट्रे में हमको बर्फी लगाना, एगो इतना चौड़ा ट्रे तुमको दिया गया, इसमें लगाना है। तो ज्यादा चौड़ा जो ट्रे होगा उसमें हर रो में, हर स्टैक, स्टैक मतलब ढेरी, हर ढेरी पर कम कम बर्फी लगेगा अगर ज्यादा एरिया है तो। अगर जो लीस्ट एरिया बोला मतलब कम एरिया है ट्रे का, तो कम एरिया में तुमको बर्फी उतना ही है, तो ज्यादा ऊंचा ढेरी लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? इसका क्या मतलब है? लीस्ट एरिया जो बोल रहा है, इसको लीस्ट एरिया ना समझ के क्या समझेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी समझेंगे। इसको क्या समझ लेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी। अब मैक्सिमम बोल रहा है, इसका क्या मतलब है? एचसीएफ लगाएंगे। लगाते हैं एचसीएफ, तो लिखते हैं लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे
मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक। हर स्टैक में ज्यादा से ज्यादा बर्फी लगेगा, ठीक है। अब मैक्सिमम बोल दिया, इसका क्या मतलब है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक इज इक्वल्स टू HCF ऑफ किसका किसका 420 कॉमा 150। तो 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 21 दूनी 42, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। सही लिख दिए हैं। 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 5 25, ठीक है। अब HCF निकालना है, ये दोनों सेम मिल रहा है, 3 3 भी सेम मिल रहा है और 5 5 भी सेम मिल रहा है। तो HCF कितना हो गया जी? जो मैथ्स टीचर जैसा जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन ये भी है। हर स्टैक में कितना बर्फी लग जाएगा? 2 गुना 3 गुना 5। कितना बर्फी लग रहा है? 30 बर्फी लग रहा है हर स्टैक पे, ठीक है। तो अब पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। हर स्टैक में कितना बर्फी? तो एक आंसर तो आ गया, हर स्टैक पे 30 बर्फी। हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म, कितना स्टैक मतलब कितना ढेरी लगेगा? तो 30 गो 5 ढेरी तो लग जाएगा बादाम बर्फी का। 5 ढेरी किसका लग जाएगा? बादाम बर्फी का। 420 के लिए फिर से 30 डिवाइड लगाएंगे तो उतना आ जाएगा काजू बर्फी का आ जाएगा। लिखेंगे नंबर ऑफ स्टैक्स बराबर, रिया मुंह में पानी आ रहा है, संभालो उसको। नंबर ऑफ स्टैक्स इज इक्वल्स टू कितना है? 420 बटा 30 प्लस 150 बटा 30 कितना होता है? 14 और प्लस 5 कितना लग गया? 19 ढेरी लग गया। क्लियर हो गया? स्टैक वही लिखे ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है वो देखो ध्यान से। उससे पहले हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं। 28 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर ही बात कर रहा होगा, ठीक है। तो 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो कितना होगा? 2 गुना 2 और गुना 7। इसके अलावा तुम 2 बार 2 और 1 बार 7 लिखने के अलावा ये 2 नंबर तुमसे हट बोले कि 2 और 7 यूज नहीं करना है। तुमको क्या हम बोल दें? 2 और 7 यूज नहीं करना है। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख करके दिखाओ। क्या कोई बच्चा लिख सकता है? 2 और 7 अगर नहीं है तुम्हारे पास नंबर्स में से, ठीक है, इस 2 और 7 को छोड़ दो और 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो। क्या लिख सकते हो आप लोग? नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। वही बात करता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिकली एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब सिर्फ एक ही तरीका होता है उसको एक्सप्रेस करने का, सिर्फ एक ही तरीका होता है उसको लिखने का। लास्ट में बस ये लिखता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब ये ऑर्डर बस इधर उधर कर सकते हैं। मतलब कि कोई बच्चा बोल देता कि सर 7 गुना 2 भी तो लिख सकते हैं, सर 2 गुना 7 गुना 7 भी तो लिख सकते, ये 2 गुना 7 गुना 2 भी तो लिख सकते हैं। इसीलिए ये बात लिख दिया गया है कि तुम प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी एक कंपोजिट नंबर का सिर्फ एक ही तरीका से लिख सकते हो। हाँ, तुम्हारा तरीका चेंज कैसे होगा? जब तुम उसका ऑर्डर चेंज करोगे। क्लियर बात है? मतलब कि 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 7 ही दिख सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं दिखेगा। अच्छा, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देखा जाए तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 गुना 3। अगर तुमसे हम 2 और 3 ये दोनों नंबर छीन ले, 2 और 3 दोनों नंबर का तुमसे छीन लिया जाए तो क्या तुम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख पाओगे? नहीं कोई। अच्छा, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। कोई बच्चा बोलो
कि सर 60 का प्राइम फैक्टर ऐसा हम लिख देंगे 2, 3, 5, अब छोड़ दीजिएगा तब भी। एक बच्चा बोलता हाँ सर लिख देंगे ना, 10 गुना 6 60 हो गया। 10 और 6 प्राइम नहीं है, 10 और 6 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं? जो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करके हम किसी नंबर को लिख पाते हैं उसी को ना प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। यही लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एक ही तरीका है किसी भी कंपोजिट नंबर को लिखने का, ठीक है, अगर तुम प्राइम नंबर्स के इस्तेमाल से लिखते हो तो। यहां पर देखो प्राइम नंबर्स के इस्तेमाल से लिखे तो 2, 2, 3 और 5 आया। अगर तुमसे हम 2, 3, 5 मना कर दे कि इन नंबर्स को यूज ना करके तुम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, तो तुम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिख सकते, तुम कुछ और लिखोगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, उसको बस तुम दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई लिख दे। कोई बच्चा 4 गुना 15 बता देगा हमको, सर आप 2, 3, 5 बोले थे ना, नहीं इस्तेमाल कर दे, 4 और 15 दो अलग नंबर में इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अच्छा एक नंबर हम लाते हैं 100, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा जी? 2 गुना 5 गुना 5। यही एक चीज और समझ लो कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है, किसी नंबर के लास्ट में क्या है? 0 है, तो जितना बार 0 होगा उतना बार 2 और उतना बार 5 कंपलसरी है। कितना 0 है इस नंबर के लास्ट में? 2 0 है। 2 0 अगर लास्ट में है तो 2 बार 2 और 2 बार 5 कंपलसरी है। 2 बार 2 और 2 बार 5। अगर यहां पर 60 था, क्या था यहां? 60। कितना 0 है? 1 0। तो 1 बार 2 और 1 बार 5 कंपलसरी है। 1 बार 2 और 1 बार 5 कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ 2 बार 2 आ गया। अरे भाई 2 बार 2 आ गया ना, कंपलसरी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? 1 बार 2 और 1 बार 5 का। 2 बार 2 और यहाँ 1 बार 5, एक और बार 5 अगर आ जाता तो 2 बार 0 हो जाता। अगर यहाँ एक और बार 5 आ जाता तो यहाँ 1 0 ना रह के कितना 0 हो जाता? 2। तुम ही सोचो, 1 और 5 का गुना कर दो, 60 बचे 300। देखो 2 0 आने लग जाएगा कि नहीं आने लग जाएगा? यहाँ पे समझ पा रहे हो इस बात को? मतलब यही सब क्वेश्चन यहाँ पर अभी मदद करने वाला है। लिखा हुआ है कि 4 पर पावर हम लोग कितना भी लगा दें, 4 के ऊपर पावर हम कितना भी लगा दे, ये नंबर के लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा, ऐसा प्रूफ करो। 4 के पावर में कितना भी लगा दो। 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 4 पर पावर n को क्या लिखा जा सकता है जी? 2 × 2 इस पर पावर n। अच्छा पावर 1 लगा दो या पावर 2 लगा दो या पावर 3 लगा दो, क्या यहाँ पे 2 के जगह पर कुछ और आ रहा है? 2 के साथ साथ 5 आ रहा है। यहाँ 2 और 5 जब तक दोनों साथ नहीं आएगा तब तक एक बार भी 0 नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या लास्ट डिजिट पे 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में लिख देगा और बोलेगा कि द नंबर नेवर एंड्स विद या फिर द नंबर एंड्स विद, और 4 गो ऑप्शन रहेगा दिया हुआ, ठीक है। बात को इसको समझो, इसको जो प्रूफ करने का तरीका है वो अलग है, ठीक है, इसको ऐसे प्रूफ नहीं करेंगे, इसको बस हम अभी हम समझा रहे हैं कि 4 के ऊपर पावर अगर n कोई नंबर है, 4 के ऊपर पावर n लिखने का मतलब n क्या है भाई? तो n के बारे में देखो बताया हुआ है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये क्या लिखा है? स्मॉल n जो पावर में है बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब कैपिटल N मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। मतलब स्मॉल n के जगह पर तुम नेचुरल नंबर सोचो। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3। तो 4 पर पावर n का मतलब 4 पर पावर 1 हो सकता है, 4 पर पावर 2 हो सकता है, 4 पर पावर 3 हो सकता है, 4 पर पावर 4, ऐसे करते 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 4 पर पावर 10 हो सकता है, 4 पर पावर 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 4 के ऊपर पावर 1 है, इसका मतलब क्या ये हुआ? 2 गुना 2। 4 पर पावर 2 है मतलब 2 गुना 2 का स्क्वायर है। 4 पर पावर 3 मतलब 2 गुना 2 पर पावर 3 है। 4 पर पावर मतलब 2 गुना 2 पर पावर कितना है जी? 4 है। क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों साथ में आया है? नहीं आया। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 साथ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस नंबर के लास्ट में, इसको जब हम फैला भी देंगे, मतलब 4 पर पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 चौके 16, 256। 4 पर पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 256। 256 के लास्ट में कितना डिजिट है? 6 है। क्या 0 आया लास्ट में? नहीं आया। ये बात समझ पाए हो? बस यहां पर आ जाओ। 12 टू द पावर n नेवर एंड्स विद द डिजिट 0 और 5। 12 पर पावर n जो है वो लास्ट में ना ही 0 आएगा और ना ही 5 आएगा, ऐसा प्रूफ करना है।
यहाँ पर अब अगर लास्ट में किसी नंबर का लास्ट में 5 है, चलो 65 है, या किसी नंबर के लास्ट में 305 है, एक नंबर लेते हैं 305, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। 5 छक 30, 5 गुना 61। एक नंबर है जिसके लास्ट में 5 है, 55, 5 गुना 11। कोई नंबर है 15, 3 गुना 5। एक नंबर है 35, 5 गुना 7। क्या जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में एक बार 5 मौजूद होना चाहिए, तभी 5 हो सकता है? अच्छा, ऐसा नहीं समझ लेना कि लास्ट में सर 5 है, किसी एक नंबर के लास्ट ये प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है तब भी वो 5 से ही इंड करेगा। उल्टा ये सही बात नहीं होगा। सो इस नंबर के लास्ट में क्या है, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, 5 है। क्या इस नंबर के लास्ट में 5 है? नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कोई नंबर है और उस नंबर का लास्ट में 5 है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा। लेकिन इसको उल्टा नहीं समझना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ गया तो नंबर के लास्ट में भी 5 आएगा। नहीं समझ पा रहे हो पूरा बात? अगर कोई नंबर के लास्ट में 5 है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में मस्ट है कि 5 आएगा ही। लेकिन किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 5 है तो यह जरूरी नहीं है कि उस नंबर के भी लास्ट में 5 होगा। उल्टा सही बात नहीं होगा, ठीक है। अब यहां 12 टू द पावर n है, इसका मतलब क्या है कि 12 पर पावर 1 हो सकता है, 12 पर पावर 2 हो सकता है, 12 पर पावर 3 हो सकता है, ऐसे 12 पर पावर 5, 12 पर पावर 9, 12 पर पावर 10, ऐसा बहुत सारा नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। स्मॉल n के बारे में क्या बोला है, नेचुरल नंबर, बदलते भी जाएगा। तो नेवर एंड्स विद 0 एंड 5, ये 0 और 5 से एंड नहीं करेगा। तो एंड नहीं करेगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि नहीं कर रहा है? तो जो वैल्यू बेस में दिया हुआ है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। अगर बेस में दिया हुआ वैल्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में तुमको एक बार भी अगर 5 दिख गया तो 5 के साथ इंड कर सकता है, या एक बार 5 और एक बार 2 दिख गया तो 0 के साथ इंड कर सकता है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें, 12 पर पावर n जो था इसको क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पर पावर n था। क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 3 दिखा है? 0 होने के लिए क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए, 2 एंड 5। 0 के लिए क्या जरूरी है, 2 एंड 5। 2 दिखा 5 नहीं दिखा, 0 नहीं आएगा। 5 के लिए क्या होना चाहिए जी, अगर लास्ट डिजिट पे 5 चाहिए तो कम से कम एक बार 5 होना चाहिए। 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है तो लास्ट डिजिट पे 5 नहीं आएगा। क्लियर है? अब इसको कैसे लिखते हैं वो लिख देंगे यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक। यहां देखो इस क्वेश्चन को लिखा कैसे गया है। हेलो, जैसे √2 √3 सब प्रूव जो करते हो तो वो इंपॉर्टेंट जैसे है ना जी, √2 √3 या फिर रूट को ये इरेशनैलिटी को प्रूव करना, वो जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। इफ अच्छा सो दैट 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0, तो इसको लिखते कैसे हैं? वो तो पिछला जो था वो समझे कि कैसे हम लोग को पता है कि 0 से लास्ट नहीं करेगा। लिखते हैं कि 4 अगर इंड ये 0 से इंड करता है देन इट मस्ट हैव 2 एंड 5 एज ए फैक्टर। अभी कुछ देर पहले बताए थे ना कि अगर जो 0 लास्ट में है इसका मतलब है कि एक बार 2 और एक बार 5 जरूरी है साथ में, यानी कि खाली 2 आ जाएगा तभी वो 0 हो जाएगा या खाली 5 आएगा तब 0 नहीं, दोनों साथ में आना चाहिए। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर जो 4 टू द पावर n को 0 से इंड करवाना है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों मौजूद होना चाहिए। तो 4 पर पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आया, 2 इंटू 2, तो सिर्फ 2 आया। क्या 5 आया? क्या यहाँ पे 2 और 5 दोनों आता तभी ना 0 इंड होता। तो यहाँ पर लिखते हैं इट शोज दैट 4 टू द पावर n हैज ओनली 2 एज अ फैक्टर। इसके वजह से हमको क्या समझ में आया कि 4 पर पावर n के पास सिर्फ कितना फैक्टर है, 2 ही फैक्टर है, सिर्फ 2 फैक्टर है। कितना फैक्टर है? सिर्फ 2 फैक्टर है। तो कोई बोल सकता है कि तुमको कैसे पता कि सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 2 से अधिक फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग ये वाला जो थ्योरम है वो लिख दिए कि ऑल्सो वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है ना। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 2 इसका एकमात्र फैक्टर है। और अगर 2 इसका एकमात्र फैक्टर है इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि 5 इसका फैक्टर नहीं है।
और अगर 5 फैक्टर नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 0 के साथ खत्म नहीं होगा। समझ में आया क्या हो रहा है? यहाँ पे भी सेम टू सेम, कुछ भी क्या यहाँ पे चेंज होगा नहीं। यहाँ पर 0 और 5 दोनों के बारे में बात किया, तो जहां जहां यहाँ 0 लिखा हुआ था वहां बस 0 एंड 5 दोनों लिख देंगे, खत्म हो गया ये भी। ठीक है, अगला टाइम नहीं बचा है, हाँ? है ना? एक क्वेश्चन अगर कर लेना तो रहने देते हैं। तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसके बाद हम लोगों का इरेशनलिटी वाला पूरा का पूरा प्रूफ बचा हुआ है। और एक और चीज आता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कल अगर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएं तो उस टाइम भागा भागी मत करना। ठीक है, हाँ कल, हाँ ठीक है, हाँ 6:20 तक अगर सब आ जाओ, 6:15 6:20 तक, क्योंकि हमको कल स्कूल जाना नहीं है तो हमको तैयार होना नहीं है। ठीक है, हाँ तो हमको तैयार नहीं होना है तो हम तो आ जाएंगे टाइम पे। 6:15 से कल स्टार्ट कर लेंगे, ताकि अगर 6:45 तक 1.5 घंटा चलेगा पूरा क्लियर हो जाएगा। 7:45 तक कैमरा घुमाओ था जिसको कूटेंगे रे। रास्ता नहीं है सर, छोड़ दीजिए, रास्ता में नहीं चलेगा। कुछ बोल रहा था, पक्का ना? दांत दिखाओ, दिखाओ 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 जी। हेलो, ये वाला वीडियो पोस्ट रहेगा, बाद में भी देख लेना, समझा? क्योंकि चैनल डिलीट हो चाहे फिर कुछ भी हो, मिल ही जाएगा, है ना? मतलब चैनल पे वीडियो नहीं भी डालेंगे तो रह ही नहीं जाएगा जी। पकड़ो पुष्कर, 3-4 मुक्का दे देते हैं, नहीं पकड़ेगा। अब रुको, तो तुम ही बच्चा है जी, एकदम पीट के रहेंगे आज तुमको। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। इससे जानते YouTube वाला जितना बच्चा देगा एक और टेस्ट कर लीजिए। नहीं नहीं गिर जाओगे सर। हाँ, कोई रिपोर्ट मार दिया कि चाइल्ड अब्यूज का तो केस हो जाए, क्या दिक्कत? सर हाथ से पकड़िए। बात है, हटो हटो। पहले बता दीजिए। तुम पहले ट्यूशन कितना दिन बाद, बढ़िया से गिरेगा, कितना दिन बाद ट्यूशन आया तुम? 6 दिन। 6 ही दिन हुआ है जी? यस सर। अच्छा, पिछला संडे को आया था। पिछला संडे को आया था, फिर इस संडे को आया है। खाली संडे आएगा? तुम लेबर है? आएंगे, मतलब काम था तो नहीं आया था। क्या काम था? बहुत काम रहता है। जुड़ाओ तो, क्या? जुड़ा कच्चा दोना। 2 कट्ठा खेत में आलू लगल है। तो काम ही नहीं है सर। काम है तब भैया, तो तुम्हारे बोले कोई काम नहीं है जी? कहाँ बोले, पूछिए तो, उनसे पूछिए। उनसे तो हम कितना बार पूछते हैं, तो नहीं कोई काम नहीं उसको रहता। सुबह को कौन काम रहता है? सुबह को तुम कितना बजे उठता है? 7 बजे तक उठ जाए। 7 बजे तक? यहाँ 6:40 तक सर। 5 बजे उठना है, 5:30 बजे तो 1 घंटा पड़ेगा। हैं? चलो अब बंद कर आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगला संडे को आएगा तो अगला संडे को। हाँ तो ये भी बोले। चलो खत्म करते हैं आज का, ठीक है? आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है? रोहित कल अगला दिन कब आएगा? हाँ एकदम कल आ जाना है, क्योंकि कल अगर आ गया ना तो 3 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। समझा क्या? चलो मिलते हैं कल।